साथियों, नमस्कार। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के फेसबुक पेज से आज लाइव होने की सूचना आप सभी के बीच में समय और दिनांक के साथ मुकर्रर की गई थी। आप सभी के बीच में यह इत्तिला पहले से होगी। सामाजिक न्याय के डगर में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के लगातार अनवरत संघर्ष, लगातार ये मुहिम जो चला रहे हैं पिछड़ा शोषित संगठन के तत्वाधान में, इसके लिए मैं भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के सम्मानित पदाधिकारीगण आदरणीय माचरवार साहब, आदरणीय गायकवाड़ साहब, आदरणीय डॉक्टर शास्त्री जी, परम आदरणीय गणपति मंडल बाबूजी एवं तमाम कार्यकर्तागण, तमाम सहानुभूति धारकों, तमाम समर्थकों, सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो सामाजिक न्याय आंदोलन की डगर में एक प्रभावी मुहिम चला रहे हैं। साथियों, हमारी चर्चा सामाजिक न्याय आंदोलन पर लटकते तलवार और बहुजन युवाओं की भूमिका पर होगी। उससे पहले कुछ समकालीन मौजूदा पहलुओं पर जो अभी हाल फिलहाल में घटित हो रहे हैं, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी जो समस्याएं हैं वह सिर्फ एक लोकल लेवल की नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर की समस्याएं हैं। ये जो हमारी समस्याएं हैं, ये ठीक इसी प्रकार से देश के विभिन्न स्थानों पर भी ऐसे ही मुहिम, ऐसे ही आंदोलन और ऐसे ही परेशानियां सामना लोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी फिलहाल अमेरिका में जो अपने आप को महाशक्ति सुपर पावर कहता है, वहां पर श्वेतों द्वारा हमला किया गया। ऐतिहासिक रूप से उन पर शोषण किया जाता है, अपमान किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। वैसे ही फिलहाल में अभी कुछ ठीक एक हफ्ते पहले चौविन नाम के श्वेत एक पुलिस अधिकारी ने फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को अपने घुटनों के बल उसके सीने पर चढ़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये नस्ली भेदभाव का एक जीता जागता वाकया हमने ऐसे देखा, और इस पूरे वाकये ने अमेरिकी अफ्रीकन अमेरिकन के जो नस्ल भेदी भेदभाव के शिकार हैं, इस पूरे घटना ने उनके आंदोलन को और वेग प्रदान कर दिया। वेग इस कदर था कि जिस सुपर पावर जो अपने आप को कहता है अमेरिका, वाकई में बहुत सैन्य और आर्थिक रूप से है भी, इन अफ्रीकन अमेरिकन के आंदोलन ने इन सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष व्हाइट हाउस में जो बैठे थे, इनको बंकर में छिपने को मजबूर कर दिया। इनकी आंदोलन की वेग इतनी तेज थी, गति इतनी तेज थी, क्रांति की जो एक लहर थी, एक राष्ट्राध्यक्ष को मजबूर कर दिया, पीछे हटना पड़ा। आज की तारीख में वहां की पुलिस घुटनों के बल टिकी हुई है अश्वेतों के आगे। साथियों, जैसे ही ये घटना आती है, इस घटना को मैं बताया इसलिए कि उससे एक हम एनालिसिस कर सकें कि उस घटना को आखिर में हमारे तक वो घटना पहुंच रही है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है। जहां तक भारतवर्ष की बात है, तो अमेरिकी ये नस्ली भेदभाव की घटना और उसके खिलाफ मुखालफत जो हुआ, वो उसकी मुख्यतः दो प्रतिक्रियाएं हैं भारत में। एक प्रतिक्रिया ये है कि एक तबका जो है, जो हमेशा न्यायप्रिय रहा है, न्याय संगत रहा है, किसी भी अन्याय के खिलाफ, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वो राज्य में हो या देश में हो, वो चाहे किसी देश के कोने में हो, किसी भी अन्याय भेदभाव के खिलाफ वो हमेशा वो तबका खड़ा होता है, अपनी आवाज मजबूत करता है। जो भी अगर पीड़ित होता है उसके साथ अपनी समर्थन और अपनी सहमति जाहिर करता है। उन्होंने तो ये इस पूरे घटना पे, अमेरिकी घटना पे उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन
दूसरा तबका जो है, विशेष इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो दूसरा तबका है उसने इस पूरे आंदोलन में, बेशक बहुत ही स्वागत योग्य उनका कदम है कि उन्होंने भी ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर भेदभाव के खिलाफ उन्होंने भी आवाज बुलंद की। अमेरिका में हो रहे नस्ली भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। लेकिन ठीक वहीं दूसरी ओर खुद के देश में, उनके खुद के देश में, जहां पे बहुजनों पे, दलितों पे, शोषितों पे, आदिवासियों पे लगातार ऐतिहासिक रूप से हमले होते रहे हैं, वहां पे उनकी बोलती बंद हो जाती है। वहां पे उनकी संवेदनाएं जगती नहीं है या वो जगाते नहीं हैं। इस पर सवालिया निशान है। दूसरी घटना अभी फिलहाल, ये भी पिछले ही एक हफ्ते की घटना है साथियों। मैं पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस धरा पर, इस देश में और इस विश्व में एक इंसान का और एक जानवर का बराबर हक है इस धरा के संसाधन, इस धरा के ऊपर सबका समान अधिकार है। लेकिन जैसे ही हमने एक बहुत ही दर्दनाक घटना आया कि केरल में एक गर्भवती हथनी को अनानास में विस्फोटक भर के और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वो हथनी दर्द से 3 दिन नदी में जाकर सूट डुबाकर अपनी जान की दुहाई लगाती रही। अंततः वो जिंदगी की जंग हार गई, मौत के गले लग गई हाथी वो। और देखा गया कि काफ़ी संवेदनाएं सबकी, राष्ट्रीय स्तर पर ये संवेदनाएं दिखी सबके भीतर, सबने इस दर्दनाक हादसे का भर्त्सना किया। बहुत ही अच्छी बात है। हम जीव हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो इंसान हो। जीव है तो जीव है। अगर एक जीव की हानि होती है तो हमारा आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही हमारे वही दूसरे तबके ने किया। हमारी जो पहली तबका थी जो हरदम न्याय संगत और न्यायप्रिय रही है, उसने पुनः आवाज़ बुलंद किया और इसकी भर्त्सना, कड़ी से कड़ी भर्त्सना की। लेकिन दूसरी ओर एक तबका जो है इसकी भर्त्सना की, वह स्वागत योग्य है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। हम उनके साथ हैं और उनके पूरे इस मांगों के समर्थन में है कि जो भी अराजक तत्वों के चलते यह घटना हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ताकि अन्य ऐसे मामले ना सामने आए। लेकिन क्या हम उनकी संवेदनाओं पर सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वह गर्भवती हथनी के मौत पर सवाल उठा देते हैं? और दूसरी ओर जब एक गर्भवती बिटिया सफूरा जारगर, जो एक छात्रा थी जामिया की, जो अपने हक और अधिकार और अपनी नागरिकता के लिए सरकार से आंख मिलाकर अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, उसको साजिशन सरकार द्वारा जेल में बंद कर देना, गर्भावस्था में उसे विभिन्न तरीके के संक्रमण भी हुए हैं, क्या उसके प्रति आपकी कोई भी संवेदनाएं नहीं जगती हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि ये आखिर में आपकी कौन सी संवेदनाएं हैं? ये बहुजन तबका ऐसे लोगों के, ऐसे जीव हो या ऐसे इंसान हो, हर समय साथ रहा है। लेकिन ये दूसरा तबका मैं जिससे मैं सवालिया निशान खड़ा कर रहा हूं, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपकी सारी संवेदनाएं यहीं पर डूब मरती हैं? क्या आपकी सारी संवेदनाएं इस सवाल पर कि सफूरा जारगर नाम की एक बिटिया है, गर्भवती है, उसने हिम्मत किया कि सरकार से सवाल किया एक महिला होने के नाते, और आज उसे जेल में है और उसके प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है? आप अपनी संवेदना को गर्मी में कूलर और एसी में छोड़ देते हैं और ठंडे में रजाई देते हैं कि तुम सोते रहो। ऐसे चुनिंदा सेलेक्टिव संवेदना, सहानुभूति को मैं सहानुभूति और संवेदना नहीं मानता। ऐसे वैचारिकी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी ऐसी जो कथित संवेदना है, इसको मैं पूर्ण रूप से फैशन करार देता हूं। यह संवेदना नहीं है साहब, यह फैशन है। जो आप एक और सोचते हैं कि मैं जानवरों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति आवाज बुलंद करूं, लेकिन ठीक अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने टोले, अपने
गांव, अपने गिराव, अपने राज्य, अपने देश की जब बात आती है तो आप अपना कंफर्ट खोजने लगते हैं। साथियों, कुछ ऐसा ही माहौल पूरे विश्व भर में और खासतौर से अपने देश में चल रहा है। आज बहुजनों का जो आज पूरे भारतवर्ष में बहुजन जो छाए हुए हैं, चारों ओर सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं, जिस कदर से उनकी हकमारी हो रही है, जिस कदर से उनके हकों पर, अधिकारों पर सेंधमारी हो रही है, वो काफी ही निकृष्ट स्वभाव सरकार की प्रदर्शित करा रही है। साथियों, हमने देखा कि तमाम तरीके से बहुजन हितों को, बहुजन संबंधित तमाम मुद्दों को सरकार प्रायोजित और सुनियोजित तरीके से उसे दबाने की कोशिश करती है। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि आरक्षण और आरक्षण की नीति से लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुजन तबका का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सारे गतिविधियों से परे है। एक बहुजन का बहुत बड़ा तबका इस चेतना से, इस खबर से दूर अभी भी है या दूर रखा गया है। इस पर हमें सोचने की जरूरत है। साथियों, हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम बहुजन संबंधित बहुजनों पर अत्याचार, सामाजिक कुरीतियां लगातार चलती जा रही हैं। हम अभी हाल में हमारे देश के राष्ट्रपति, जो एक बहुजन तबके से आते हैं, दलित हैं, और वो जब मंदिर में जाते हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो दलित हैं। दूसरा वाकया मैं एक और बताऊंगा। आज की तारीख में एक दलित दूल्हा एक घोड़ी, अपने शादी में घोड़ी पर नहीं सवार हो सकता है। घोड़ी को भी गोली मार दिया जाता है और दलित को भी गोली मार दिया जाता है। ये सारी सामाजिक न्याय के ऊपर खतरे हैं, बहुजनों के ऊपर खतरे हैं। साथियों, खतरे और समस्याएं सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। आज की तारीख में और वर्तमान परिवेश में बहुजन चारों ओर से घिरे हुए हैं। बहुजनों में खास तौर से चेतनशीलता का अभाव और कह सकते हैं कि अज्ञानता और शिक्षा का अभाव उन्हें इस चेतनशीलता और बेखबर होने के परिणाम की ओर ले गया है। साथियों, हमने देखा कि जैसे कि अभी हाल में अमेरिकी उदाहरण मैंने दिया कि वहाँ पे ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन, उन्होंने सरकार के खिलाफ, अपने भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। लेकिन आज हम इस परिवेश में, आज बहुजन अपनी खुद की ताकत नहीं पहचान पा रहा है। बहुजन की ताकत एक हिरन के समान हो चुकी है। एक हिरन, वैसा हिरन जो अपने सारे जीवन उस कस्तूरी की खोज में रहता है, पूरा जीवन धावता रहता है, दौड़ता रहता है, धूपता रहता है कि उसे कहीं कस्तूरी मिल जाए। लेकिन कस्तूरी तो उसके नाभि में बसी होती है, उसके शरीर में बसी होती है, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती है। ठीक वही हाल आज बहुजनों के साथ है। साथियों, बहुजनों के पास उनकी शक्ति खुद उनके गट्टे में है। उनके सशक्तिकरण का स्रोत उनके खुद के गट्टे में है। वो अपने गट्टे के ताकत का अनुमान आज नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत ही विडंबना की बात है। और खास तौर से ये जो इस वर्ग से जो बुद्धिजीवी और जो थोड़ा प्रगतिशील किस्म के लोग हैं, उनके लिए यह विडंबना भी कह सकते हैं और यह चुनौती भी कह सकते हैं कि आज बहुजन अपने खुद के ताकत को नहीं पहचान पा रहा है। वो भी वो ताकत जो उसके पास खुद है, उसके गट्टे में खुद है। साथियों, हम अभी हाल का एक उदाहरण, मैं ज्यादा इतिहास की बातें नहीं करूंगा, वर्तमान की बातें करूंगा, वर्तमान की चुनौतियों की बात करूंगा और वर्तमान में इसका कैसे समाधान हो सकता है इसकी भी बात करूंगा। हालांकि ऐतिहासिक संदर्भ जरूर होगा। साथियों, अभी हाल में जब हमने देखा कि
प्रोफेसरों को आज की तारीख में विश्वविद्यालयों में बहुजन कैसे कैसे प्रवेश लेता है, विश्वविद्यालयों के दीवार और उसके दरवाजे पर कैसे पहुंचता है, उसका दर्द एक बहुजन अभ्यर्थी, छात्र और उसके परिवार ही समझ सकते हैं। लेकिन साथियों, सरकार में बैठे लोग और कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग चाहते नहीं हैं कि बहुजन समाज का कोई भी एक मेंबर सरकारी प्रतिष्ठानों में, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश ले। हाल आज यह हो रखा है कि हाल की एक रिपोर्ट ने, श्यामलाल यादव की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता हैं, उनका हाल का रिपोर्ट है साथियों कि आज की तारीख में प्रोफेसर टोटल 1125 में से SC 39 प्रोफेसर हैं, ST सिर्फ 8 हैं, OBC 0, एक भी नहीं है प्रोफेसर इस पूरे देश में। दूसरी ओर जब एसोसिएट प्रोफेसर की बात आती है तो पूरे 2620 एसोसिएट प्रोफेसरों में सिर्फ 30 SC और 34 ST और OBC एक भी नहीं है, नगण्य है। जब ठीक वहीं असिस्टेंट प्रोफेसरों की बात आती है तो 7741 असिस्टेंट प्रोफेसरों में 523 SC, 248 ST और 694 OBC हैं। आज देख लीजिए आरक्षण किस हिसाब से लागू सरकार साजिशन कर रही है, कैसे इन बहुजन तबके को अपने घर के, अपने झोपड़ी के चारदीवारियों में महदूद कर देना चाहती है। दूसरी ओर एक और अचंभव होने वाली एक आपको उदाहरण मैं बताऊंगा साथियों। आज की तारीख में, आज से ठीक 2 साल पहले की रिपोर्ट है, एक RTI की रिपोर्ट है। सरकार से पूछा गया कि सरकार महोदय आप बता दीजिए कि हमारे पूरे देश में कितने वाइस चांसलर जो हैं किस कैटेगरी के हैं और टोटल कितने वाइस चांसलर हैं। सरकार महोदय ने बताया, सुनकर आप फिर से आश्चर्यचकित होंगे, सरकार महोदय ने बताया कि देश में कुल 496 वाइस चांसलर हैं, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हेड होते हैं, VC उन्हें कहते हैं। वाइस चांसलर 496 में से सिर्फ 6 SC और सिर्फ 6 ST वाइस चांसलर हैं और उसमें से सिर्फ 36 OBC वाइस चांसलर हैं 496 वाइस चांसलर में से। देश की हालात यह है, बहुजनों को उनके घरों में, उनके चार दीवारियों में कैसे महदूद कर दिया जाए। देखिए कि ये कैसा एक महीन साजिश पर्दे के पीछे रची जा रही है और पर्दे के सामने तो बहुत कुछ हो रहा है जो हम, आप और भरसक सभी बहुजन देखकर भी सामान्य मान ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी है और बहुत बड़ी समस्या भी है हम बहुजनों में कि इन तमाम हकमारियों को और सरकारी सुनियोजित घटनाओं को और तमाम भेदभाव को हम आज की तारीख में सामान्य मान लिए हैं। मतलब कि रोज हम देखते हैं ये सामान्य घटनाएं, हाँ कहीं भेदभाव हुआ, ठीक है, अच्छा हो गया। कहीं मॉब लिंचिंग एक माइनॉरिटी का होता है, ठीक है, सामान्य ले लिए। एक OBC का मॉब लिंचिंग होता है, SC ST का मॉब लिंचिंग होता है, हमने वैसे ही जनरली सामान्य ले लिया। इस सामान्य ले लेने की प्रवृत्ति जो हमारे बीच है, हमारे पूरे सामाजिक न्याय आंदोलन को भीतर ही भीतर दीमक की तरह चाटती जा रही है। साथियों, आज सामाजिक न्याय आंदोलन के उत्तरजीविता पर भी सवाल है। सामाजिक न्याय आंदोलन आखिर में बढ़े तो बढ़े कैसे, आगे बढ़े कैसे, क्योंकि इसमें जो भी बहुजन भागीदार हैं वह किसी न किसी रूप से वह बंधे हुए हैं, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से। और जब बहुजन आंदोलन की मामले सामने आते हैं, जब कोई भी बहुजन आंदोलन एक गति हासिल करती है तो वो विभिन्न कारणों से रुकती है, बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं उसमें, और उसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, बाधक जो सबसे बड़ा बहुजन आंदोलनों का होता है, हमने देखा है कि संसाधन का जो अभाव है,
संसाधन का अभाव के चलते हमारे आंदोलन गांव के टोले, मोहल्ले, तहसील, ब्लॉक, जिला, मंडल तक सीमित रह जाते हैं। इसी संसाधन के अभाव के चलते हमारे मुद्दे प्रधान होने के बावजूद भी गौड़ हो जाते हैं। इसी संसाधन की कमी के होने के चलते हमारी तमाम परेशानियां सरकार के, संसद के दरवाजों तक नहीं पहुंच पाती हैं। संसाधन का कमी का मतलब यह है कि बहुजन तबका आज की तारीख में साथियों पूरे पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड है, साजिशन बेरोजगारी का जो आंकड़ा है आज की तारीख में, वह पिछले 60 सालों में सबसे उच्च स्तर पर चल रही है। बहुजन तबके को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी की दौर से गुजर रहे हैं। अगर कहीं नौकरी मिल भी रही है तो वहां पे भेदभाव और अड़चन लगाकर तमाम तरीके के बाधक खड़ा किए जा रहे हैं, जिसके चलते बहुजन तबका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण से वंचित है। जब वो एक ओर सोचता है कि हम अपने अधिकार के, अपने हक की बात करें, अपने लोगों की बात करें, तो दूसरी ओर उसकी आर्थिक परेशानी होने के चलते दूसरी ओर उसकी परिवार, उसके अपने लोग, उसके परिवार की उत्तरजीविता लगती है। जब परिवार की उत्तरजीविता पर वो ध्यान देता है तो बहुजन आंदोलन के मुद्दे और बहुजनों के तमाम अपने नहीं उठ पाती है। तो इन दोनों के द्वंद्व में जो संसाधन के कारण हो रही है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। साथियों, आज की तारीख में सबसे अधिक अगर हम परेशानी से गुजर रहे हैं, सबसे अधिक भेदभाव से भी गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। भविष्य के बागडोर संभालने वाले हमारे युवा पीढ़ी के बहुजनों, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आपको मौत की नींद सुलाया जा रहा है। आप जगो। साथियों, आज से ठीक 20-25 दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। हमें पता है बहुजन साथियों, आप कांवड़ पोंछ रहे होंगे, धो रहे होंगे, घंटी को रगड़ रगड़ कर बालू कागज से साफ कर रहे होंगे कि और टन 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 घंटी सुनाई दे, कि ताकि जाके शिवालय पर आप दूध और जल गिरा सकें, वो भी कर्जा और लोन लेने के बाद। लेकिन इन बहुजन साथियों को इस चेतना से, जागृति से परिचित कराना होगा कि साथियों, वह आपके प्राथमिक कार्य नहीं है। आपकी प्राथमिकता आपके अपने आने वाली अगली पीढ़ी की, आपके वर्तमान पीढ़ी की और खुद की अधिकार को संरक्षित करने की है, होनी चाहिए। इन बहुजनों की प्राथमिकता अपने शिक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने अधिकार को संरक्षित और सुरक्षित करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में फिर वही सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के शिकार हमारे बहुजन साथियों। आपसे गुजारिश है कि इस जकड़न से बाहर निकलें और हमें इस पूरे परेशानी से, इस चुनौती से हमें सामना करना होगा। साथियों, हमने देखा कि आर्थिक पक्ष, आडंबर, स्थायित्व, शिक्षा से वंचना, ये सारे तमाम कारण हैं जो सामाजिक न्याय पर तलवार लटका रही हैं। साथियों, एक और बड़ा कारण आता है, वह है सत्ता से दूरी। साथियों, ठीक पिछले 2-3 दशकों से, लगभग 3 या 4 दशकों से मैक्सिमम, बहुजन तबका सत्ता के करीब और सत्ता का बागडोर धीरे 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 बहुत प्रतिरोध और बहुत लड़ने के बाद तो हासिल किया। लेकिन जब बिहार की बात आती है, जब एक बहुजन तबके का, एक पिछड़े तबके का नेता के हाथ में जब बिहार की बागडोर आती है, उत्तर प्रदेश में भी जब एक पिछड़ा नेता के हाथ में बागडोर आती है, तो उसे इस कदर दुष्प्रचारित किया जाता है कि
आम जनमानस में एक काफ़ी ही नकारात्मक छवि बनती है। इस नकारात्मक छवि के चलते राजनीतिक नुकसान के वो शिकार होते हैं और पुनः हम अपने सत्ता से दूर हो जाते हैं। इस सत्ता जब हासिल हो जाती है ये सत्ता, तो एक सबसे बड़ी परेशानी यह भी होती है कि हम अपने लोगों को इसी संवैधानिक रास्तों से मदद नहीं करते हैं, ना ही हम मीडिया को मजबूत करते हैं। तो ये सारी चुनौतियां और ये सारी समस्याएं जो पीछे हुई हैं, घटित हुई हैं, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं, झेल भी रहे हैं कि इसी सत्ता के से दूर होने के चलते और सत्ता में रहने के दौरान अपनों को मजबूत ना करने के चलते या फिर बहुजनों पर खास ध्यान ना देने के चलते हम आज मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के निगाहों से बहुत दूर खड़े हैं। मतलब कि हमारे आगे तो पर्दा है, उसके आगे मीडिया है। तो जब सत्ता की बात आती है तो मीडिया की भी बात बिल्कुल ही आएगी। हमें समझना होगा कि मीडिया में हमें कैसे अपना प्रवेश कर कर, और अगर प्रवेश ना करके भी हमें मीडिया पर कैसे अपना ध्यान आकर्षण कराने की ज़रूरत है। इस ध्यान आकर्षण का एक सीधा साधा उदाहरण अभी हाल के प्रोफेसर योगेंद्र जी ने भी कहा था कि मीडिया बिल्कुल आज तो कुछ घरानों की कह सकते हैं कि भांट हो गई है, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के चलते और अपने जिम्मेदारियों का बोध होने के चलते हम इन मीडिया को लगातार प्रेशराइज करते रहे हैं। और हमने देखा अभी हाल में, जैसे कि अभी हमने एक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के बारे में आरक्षण प्रणालियों में लगातार घपले की बात हम कर रहे थे। उसी मामले में जो ये आंकड़ा है, जिसके चलते ये आंकड़ा ऐसे आया है, वो 13 पॉइंट रोस्टर के चलते ऐसा हो पाया है। पहले 200 पॉइंट रोस्टर की प्रणाली थी जिसके तहत प्रोफेसरों की नियुक्तियां होती थी, लेकिन ये वर्तमान भाजपा की सरकार जब आई तो इसे 13 पॉइंट रोस्टर करने का काम किया गया, जिसमें 4 नियुक्तियां आने पर जाके तब एक ओबीसी को सीट मिलता है। ऐसे ही 7 जब नियुक्ति आएगी तो एक एससी को मिलता है। यानी कि टोटली आरक्षण नीति के साथ 13 पॉइंट रोस्टर लाकर खिलवाड़ कर दिया गया। साथियों, जब ऐसा मामला सामने आया तो खास तौर से जो हमारे बहुजन तबका के लोग जो अभी तक विश्वविद्यालय में पहुंच सके हैं, हमने दिल्ली से लेकर हर जगह आवाज उठाई और यह आवाज ग्रामीण स्तर तक भी पहुंची। और इस कदर पहुंची ये आवाज कि हम उस समय जब रोस्टर आंदोलन चल रहा था तो मैं खुद अपने गृह जनपद में था, और इस पूरे रोस्टर आंदोलन को जब वहां के लोगों को रोस्टर के बारे में तो पता नहीं था, जब रोस्टर के बारे में उन्हें बताया गया तो रोस्टर, जो एक स्पेलिंग ABCD ना जानता हो उसको रोस्टर का मतलब सिर्फ ये बताए, हम बहुत सारे हमारे साथी बताएं कि रोस्टर का मतलब कि आपका बच्चा विश्वविद्यालय में मास्टर प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। यह सुनने के बाद बहुजन तबका के तमाम लोगों के भीतर इतनी अच्छी प्रतिक्रिया आई और इतना अच्छा एक कह सकते हैं कि पुनर्जागरण किस्म की एक क्रांतिकारिता आई। और हमने देखा कि एक दिन के भीतर हमने अपने पास के प्रशासन के पास जाकर और सरकार को मेमोरेंडम वगैरह दिया, और सरकार के अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी दबाव बनाने का काम किया। मतलब कि हमारी जो समस्याएं हैं आज की तारीख में, उसे हमें इसे बहुजन तबका की जो समस्याएं हैं उसे बहुजन तबका के एक निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी तक पहुंचने की जरूरत है। निम्न स्तर कहने का मतलब कि एक ग्रामीण स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक। ठीक वैसे ही आज की तारीख में ओबीसी नीट के साथ, नीट में जो ओबीसी सीटों का 2200 सीटों का घपलेबाजी हुआ है। हमने देखा कि 2200 सीट, जो एक सीट में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए अगर प्राइवेट से आप कराएं, बहुजन तो उतने आर्थिक रूप से सशक्त भी नहीं है, लेकिन एक सीट पे अगर आप प्राइवेट से कराएंगे MBBS
तो 2 से 3 करोड़ रुपए की लागत आती है। 2200 सीटों की इन्होंने सीधे सीधे घपलेबाजी कर दी है सरकार में बैठे लोगों ने। और हालांकि ये मामला अभी कोरोना काल में आया है और इसे बेहद सतर्कता से और सावधानी से और सक्रियता के साथ इस मामले को उठाने की ज़रूरत है। हम लोग इस मामले को इसे रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन यह मामला यह इस बात का प्रतीक है कि बहुजन तबका आज की तारीख में, वर्तमान परिवेश में अपने अधिकारों, अपने हक के लिए जागृत नहीं है, सतर्क नहीं है, एकत्रित नहीं है। साथियों, जब बात एकता की आती है तो जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस पूरे आंदोलन में। साथियों, जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जब आंदोलन कोई भी शुरुआत होते हैं तो उसमें जब तक एकता नहीं होगी तब तक कोई भी आंदोलन का स्थायित्व दीर्घकालिक नहीं हो सकता है। वह किसी निश्चयकारी परिणाम तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। इसलिए साथियों, हमको ज़रूरत है कि एकता बनाने के साथ साथ अपने आवाज़ को बुलंद करें। साथियों, इन सारे परेशानियों की तो हमने बात की है। हमने देखा कि कैसे नीट एग्ज़ाम में, रोस्टर प्रणाली में, अभी हाल के उत्तर प्रदेश के यूपीएससी जो कोचिंग सरकार दे रही थी उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया था और काफ़ी दबाव बनाने के बाद लेकिन शामिल कर दिया गया। तो समाधान के रूप में अगर हम देखें तो ये जो भेदभाव करने वाले सत्ता में बैठे लोग हैं, कभी भी जब आप अन्याय करेंगे, असत्य या फिर कुछ भी गलत करेंगे तो उसके पीछे हमेशा डर छिपा रहता है। डर कहने का अर्थ यह है कि जब सरकार को जानकारी है कि यह इनके हकों के साथ खिलवाड़ है, हम गलत कर रहे हैं, और जैसे ही हमने आवाज उठाना शुरू किया तो सरकार तुरंत बैकफुट पर आई। ठीक एक उदाहरण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खास तौर से एक सरकार आने पर, भाजपा शासित सरकार आने पर एक जाति विशेष को टारगेट कर और इनकाउंटर, सरकार सुनियोजित प्रायोजित हत्याएं इतने तेजी से बढ़ते हैं कि कुछ ही महीनों में ये आंकड़े एक जाति विशेष की हत्याएं हजारों में पहुंच जाती है, सबका जोड़ दिया जाए तो। जब ये आंकड़ा जब पहुंचता है इतना लंबा, जैसे ही हम देखते हैं कि ब्रजपाल मौर्य, पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों से क्रांति की आवाज़, मुखालफत की आवाज़ आने लगी। हम सभी साथियों ने भी दिल्ली में यूपी भवन से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी मुखालफत की है, तो सरकार दबाव में आई इसके चलते। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है कि हम जब जगे रहेंगे, हम जब सतर्क रहेंगे तो हमारे हकों के साथ, हमारे अधिकारों के साथ किसी का मजाल नहीं है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे। साथियों, इन हकों, इन अधिकार, अपने सुरक्षा के लिए साथियों हमें खुद के स्वावलंबन की ज़रूरत है। स्वावलंबन कहने का मतलब कि आर्थिक रूप से स्वावलंबन तो ज़रूरी है और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हमें स्वावलंबी होने की ज़रूरत है। हमें किसी की लेजिटिमेसी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की भी वैधता प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आडंबर से दूर होते हुए स्वावलंबी होने की ज़रूरत है। साथियों, हम बार बार अभी मैंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे हम तमाम इन बहुजन आधारित भेदभाव के घटनाओं को हम सामान्य ले लेते हैं। यही सामान्य ले लेना बार बार चुनौती और बड़ी करती जा रही है। साथियों, हमें यहाँ पर स्फूर्ति की ज़रूरत है। स्फूर्ति के साथ साथ हम इस सामाजिक न्याय के पर जो लटकते तलवार है उसको हटा सकेंगे। स्फूर्ति के साथ हमें प्रतिक्रिया देनी होगी। प्रतिक्रिया कहने का मतलब कि जैसे ही आपके कोई इर्द गिर्द, घर परिवार, टोला मोहल्ला, देश, राज्य, कहीं भी मामला आता है,